एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 का मैं एक बार रिवीजन करवा चुका हूं। यूनिट नंबर 2 का कंपनी का रिवीजन अपकमिंग वीक में होगा। आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली जो थ्योरी पोर्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कल का पेपर के लिए आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो अभी इस वीडियो को देख रहा है बढ़िया से देख लो। अगर कोई डाउट होगा तो हमको पर्सनली एक बार कांटेक्ट कर लेना। इसके बाद जो लोग नहीं कर रहा है क्लास आज, वो लोग को बोल देना कि ये वीडियो एक बार देख लेने के लिए, ठीक है। 2-3 मिनट हम और वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार बता दो सब। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? किसी भी टाइप से कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है? गुड मॉर्निंग राहुल। सब क्लियर है ना? तो चलो, सबसे पहले कल जिसका टेस्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम लोग के सिलेबस का चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3, ठीक है। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज को स्टडी करना, बताना कि उसमें कमियां क्या है, उसमें बुराइयां क्या है, उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल अभी उसका कंडीशन कैसा है, ठीक है। तो उसको समझने से पहले अभी हम लोग पहले समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? बेसिकली अगर एग्जांपल देके बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है तो तुम लोग एक बार में समझ जाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है, एग्जांपल का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसमें एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपको आपका फाइनेंशियली अपना फाइनेंस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो हम लोग अब डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज, किसी भी कंपनी के लिए अकाउंट्स का जो समरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली ये 1, 2, 3 और कुछ 4 टाइप का होता है। मतलब बट हम लोग बेसिकली 3 चीजों के बारे में जानते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बोलते हैं। दूसरा मेरा आ जाएगा बैलेंस शीट, और तीसरा मेरा आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम लोग सेमेस्टर 4 में पढ़ोगे, अभी नहीं है, सेमेस्टर 4 में तुम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे। तो बेसिकली सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जिसके अंदर हम लोग अकाउंट्स का समरी मिलता है, ठीक है। क्या क्या होता है? तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बेसिक तुम लोग याद रखना। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सबसे पहला, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द एंटरप्राइज। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, आपका एसेट्स और लायबिलिटी कितना है, ये सारा चीज का जो डिटेल्स है इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड या टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी कंपनी और अ पोजीशन ऑफ एनी कंपनी विच इंक्लूड्स द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एनी एंटरप्राइजेस। किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सबको अगर हम लोग मिला के एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, एक जगह लिख के रखेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेकेंड, टू शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज। अभी हम वही बात बताया तुम लोग को
कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, इस जानने के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, तुमको क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपको बताता है कि आपके कंपनी या फिर आपके एंटरप्राइज के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा उस टाइम पे, इनकम स्टेटमेंट। दूसरी तरफ अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि डिस्क्लोज करता है आपका फाइनेंशियल पोजीशन को, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। Clear or not? Next, to provide the sufficient and reliable information to a various party interested to a financial statement. आपके कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके साथ साथ जो और भी एक्सटर्नल यूजर है, आगे आप लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल यूजर किसको बोलते हैं, इंटरनल यूजर किसको बोलते हैं। बट अगर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो सिर्फ आपके लिए नहीं बना रहे हो, बहुत सारा फर्दर पार्टीज होता है जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ता है, समझता है, ताकि वो इन्वेस्ट कर पाए, ताकि वो आपके बिजनेस के साथ रिलेशन बिल्ड कर पाए। अच्छा, आप अगर कोई कंपनी हो, आप कोई ऐसा कंपनी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे क्या, या करोगे क्या, जिसका बैलेंस शीट ही बता रहा है कि भाई ये तो 5 साल के बाद बैंकरप्ट हो जाएगा। आप कभी भी ऐसा कंपनी के साथ खुद को खड़ा देखना चाहोगे क्या कि भाई ये मेरा सप्लायर है, या हम इसको माल सप्लाई कर रहे हैं, ये बैंक डिफॉल्टर निकल गया, ये कोई घोटाला में है, नहीं ना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जिससे डील कर रहे हो, आप जिससे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, यूज अमाउंट ऑफ जिसके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज आप भी करो, आप भी समझो। चलो नेक्स्ट, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। बहुत सही, आपके बिजनेस के अंदर का ट्रू और फेयर वैल्यू कि आपके बिजनेस का औकात अभी करंट मार्केट में क्या है। विदाउट बैलेंस शीट आप बता ही नहीं सकते हो। आप अपने मन से देखो, कोई भी कंपनी बोलेगा क्या कि नहीं नहीं मेरा अभी ना थोड़ा सा मंदा चल रहा है, नहीं। कोई भी कंपनी बोलेगा, सरकार को जब देगा बोलेगा हम तो लॉस में चल रहे हैं, और जब किसी को बताने का बात आएगा तो उसको उस टाइम पे क्या बोलेगा, जब किसी को कुछ बताने का बात आएगा तो क्या बोलेगा, भाई मेरा कंपनी में सब अच्छा है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एक एविडेंस, एक प्रूफ हो जाएगा जो आपको बताएगा कि आपका मार्केट में आपका करंट वैल्यू क्या है। एफ नंबर, टू हेल्प द मैनेजरियल डिसीजन। आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाओगे, उसको देखोगे, उसको स्टडी करोगे, तो इन फ्यूचर आने वाला जो आने वाला डिसीजन है, जिसको आप लेने के बाद अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करोगे, अपने बिजनेस का ग्रोथ करोगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर आप उसको देख के ही अपना सारा चीजें करोगे ना। तुम्हारा बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तुम्हारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो डे टू डे ऑपरेशन में काम देता है। आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है ज्यादा, तो आप कभी भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सोच नहीं सकते हो, क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, पुराना प्रोडक्ट ही ठीक से नहीं बिक रहा है, वर्किंग कैपिटल नहीं आ रहा है, पैसा तो आप उधार में सेल कर दे रहे हो, तो कर दे रहे हो, आपके पास वो पैसा फिर वापस नहीं आ रहा है या लेट से आ रहा है, फिर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सोच सकते हो क्या, नहीं सोच सकते भाई। पहले हमको अपना वर्किंग कैपिटल को ठीक करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल को बराबर रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं, टू प्रोवाइड द डेटा ऑफ फॉरकास्टिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको हेल्प करता है कि आप अपना कंपनी का फॉरकास्ट करो। अगर लास्ट पिछला साल से, पिछला 2-3 साल से आपका प्रॉफिट अगर 10% से बढ़ता हुआ आ रहा है, तो अगर आप किसी के पास जाओगे, कोई इन्वेस्टर के पास जाओगे या फिर कभी लोन लेने जाओगे, तो आप लोग भी क्या बोलोगे, आप लोग भी बोलोगे कि सर दिस इज माई बैलेंस शीट and I am growing from last 3 years at a 10% प्रॉफिट रेट। ठीक है, तो इन फ्यूचर में भी जो भी हम प्रॉफिट करेंगे वो 10% से ही बढ़ेगा मिनिमम, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर है, पास्ट 10% से बढ़ता बढ़ता आ रहा है, तो फ्यूचर भी सर मेक श्योर करेंगे हम लोग कि 10% से भी बढ़ेगा।
तो इन्वेस्टर ये देखेगा ना, अच्छा हाँ सही बात है भाई। जब तुम जाओगे बैंक से लोन लेने तो पिछला 3 साल का तुम्हारा इनकम टैक्स फाइल देखता है, पिछला 3 साल का तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट देखेगा। क्यों? वो लोग फोरकास्ट कर पाएगा कि ये जो कंपनी है ये पिछला 3 साल में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस किया है आने वाला 3 साल में शायद ऐसे ही करे। नेगेटिव तो सोचना नहीं है, नेगेटिव सोचोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे ना, कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, टू डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड इन अ अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। पूरा हम लोग डिस्क्लोज करेंगे अकाउंट्स के अंदर हर एक चीज, अपना पॉलिसीज, अपना हम लोग का जो कैश है, जो मेरे पास कैश इनफ्लो हो रहा है, उस कैश को हम कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, ये सारा चीज। ठीक है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली ये जो पता चलता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, वो सारा चीज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो सारा चीज को हम लोग देखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? और लास्ट, to help it helps to measure the overall efficiency of business। कोई बिजनेस कितना इफिटेक्टली काम करता है, ठीक है, इफिटेक्टली या इफिशिएंटली काम करता है। कोई भी बिजनेस के अंदर तुम्हारा अगर बैलेंस शीट अच्छा है, ट्रायल बैलेंस अच्छा है, तो इससे हमको पता चलेगा कि आपके बिजनेस के अंदर कितना इफिशिएंटली काम हो रहा है। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को डाउट? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डाउट? सारा पॉइंट समझ में आया? पहला काम हो जाएगा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दूसरा प्रॉफिट कितना हो रहा है वो पता करना, तीसरा हो जाएगा मेरा डिस्क्लोज करना, चौथा हो जाएगा मेरा सफिशिएंट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। देखो हम लोग ना ये सारा टॉपिक को हम रट नहीं सकते। अभी तुम यहाँ पे हम लोग आज तक तुमको बताए ना, तुम्हारा कोई दूसरा बुक में जाओगे वहां पे 2-4 अलग टॉपिक मिल जाए, बात समझना। तुम कोई बुक में जाओगे वहां 2-3 अलग टॉपिक मिल जाएगा, तो इसको रटना नहीं है। हाँ चीजों को समझ लेना है ताकि हमको आइडिया हो जाए कि अच्छा ये सब ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जहां पे टिक आना चाहिए, जो चीज तुमको याद होना चाहिए, करना चाहिए, तो वो चीज के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दूं। बट ये सब जो टॉपिक रहेगा ना, ये यहाँ से पढ़ोगे फिर अलग बुक से पढ़ोगे, फिर एमसीक्यू करोगे तो वहां से नया नया ऑब्जेक्टिव आते रहता है। ठीक है, चलो अभी आते हैं नेक्स्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रेजेंटेड इन अ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2030 के अंडर अकॉर्डिंग आपका बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए, आपका पीएल अकाउंट कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट मैं रेडी करके लेके आया हूं। हम लोग पहले कैसे बनाते थे? हम लोग पहले ऐसे बनाते थे, ये मेरा था ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। अब बैलेंस शीट में मेरा कुछ ऐसा था, कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे हम लोग लिखते थे लाइबिलिटी, यहाँ लिखा कैपिटल, यहाँ पे था लॉन्ग टर्म लोन, यहाँ था करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे था फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। याद आ रहा है? कुछ कुछ ऐसा ही हम लोग को देखने मिलता था बैलेंस शीट, इसी टाइप से बैलेंस शीट देखने मिलता था, और इसी टाइप से मेरा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट देखने मिलता था। बट अब इसमें कुछ थोड़ा चेंजेस आया है। सर चेंजेस क्या है? ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट याद रखना। पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर शेड्यूल 3 याद रखना, शेड्यूल 3 पार्ट A1, शेड्यूल 3 याद रखना, पार्ट 1 की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 3 के अंदर बताया गया है कि आपको अपना बैलेंस शीट या फिर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए या कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आते देखो, पहले एक बार तुम लोग ना, पहले एक बार तुम लोग देख लो कैसा है कुछ ऐसा। देखो पहले हम लोग क्या बनाते थे, पहले हम लोग यहाँ बनाते थे लाइबिलिटी, इस एरिया में लाइबिलिटी और इस एरिया में एसेट्स। अभी ये चेंज हो गया, अभी ये चीज चेंज हो गया है। चेंज कैसे हो गया? चेंज कैसे हो गया? अभी ये सेम चीज ना वो,
अब यही सेम चीज याद रखना, अभी यही सेम चीज हमको ऐसे देखने मिलेगा। ऊपर में रहेगा लायबिलिटी, इसके बाद यहां सारा आइटम लिख दोगे, इसके बाद ये क्लोज, यहां हो जाएगा टोटल लायबिलिटी, फिर यहां लिखेंगे एसेट्स, फिर सबको जोड़ देंगे, फिर जो आ जाएगा टोटल एसेट्स। ये फॉर्मेट में होगा। चलो बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले हमको लायबिलिटी वाला, ये लायबिलिटी वाला पोर्शन देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखो स्टार्ट होता है, देखो क्या सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग जरूरी है। मेरा 4 हेड होगा या 3 हेड, तुम समझ लो 3 हेड रहेगा, ठीक है। सबसे पहला हेड रहेगा मेरा इक्विटी एंड कैपिटल, पार्ट है लायबिलिटी के अंदर, 3 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, पार्ट नंबर 2 लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और पार्ट नंबर 3 या फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि तीसरा जो पोर्शन होता है वो मेरा हो जाएगा करंट लायबिलिटी। क्लियर, चलते हो। तो पहला आता है क्या, शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर क्या होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्स्ड एसेट्स। मेरा ये फॉर्मूला हो जाता है शेयर होल्डर फंड लाने के लिए। बट बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। इसके बाद शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इसके बाद मनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर वारंट, ये हम लोग शेयर जब चैप्टर करेंगे उसको डिस्कशन करेंगे, उस टाइम का ये पार्ट है, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम लोग को क्या समझना है कि लायबिलिटी के अंदर 3 बेसिक फंक्शन पोर्शन है। पहला हो जाएगा शेयर होल्डर फंड, दूसरा हो जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तीसरा हो जाएगा करंट लायबिलिटी, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व के अंदर होता है जो भी आप पैसा काट के रख रहे हो अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट से, वो चीज। और सरप्लस का मतलब होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस का मतलब क्या हुआ, एक बार चैट से बताओ। सरप्लस का मतलब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा आप उसको वहां मेंशन करके लिखोगे। रिजर्व का मतलब जो पैसा आप काट के रख रहे हो फॉर द फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट के लिए, आप फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है या फिर कुछ काम करने वाले हो, कुछ डिसीजन मेकिंग तुम लेने वाले हो बड़ा, उसके लिए आपको पैसा लगेगा, तो आप अभी से तैयारी करोगे, आप अपने रिजर्व में पैसा काट के रखोगे। और सरप्लस का मतलब होता है आपका पीएल अकाउंट। सरप्लस का मतलब आपका पीएल अकाउंट। क्लियर और नॉट, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कर ले। तो क्वेश्चन में तो प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस नाम लिख के दिया रहेगा। बट रिजर्व एंड सरप्लस हम तुमको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि रिजर्व और सरप्लस कहीं पे अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन में अगर रिजर्व को हम लोग देखो, क्योंकि ना एक चीज समझना, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर रिजर्व सेकेंडरी चीज है। सबसे पहला चीज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है तो उसको हम लोग अपना प्रॉफिट ही मानेंगे, क्यों, मेरा प्रॉफिट का ही पोर्शन है, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, रिजर्व का मतलब आप पैसा काट के रखे हो वो चीज। जैसे देखो तुम लोग के एग्जाम में क्या देगा, जब तुम लोग एडवांस करने जाओगे तो ये बैलेंस शीट ऐसे बना के, जैसे यहाँ बना के दिया हुआ है वैसे बना के दे देगा, जैसे तुम्हारे फॉर्मेट में बना दे देगा। इसके बाद नोट में देगा, नोट में क्या दे देगा, नोट में दे देगा, देखो नोट में से देगा रिजर्व 10,000, सरप्लस 20,000, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा 30,000। अच्छा, ये अलग से दिया रहेगा, बैलेंस शीट में नहीं, ये अलग से दिया रहेगा, ये अलग से दिया रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या रहेगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा मेरा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बॉरोइंग, इसमें डिवेंचर आ जाएगा, लैंड डिवेंचर आ जाएगा मेरा, लोन्स आ जाएगा, ये सब चीज आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्या है मेरा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी जिसको हम लोग पे ऑफ कर देंगे विद इन द, पे ऑफ विद इन द ईयर,
विद इन द ईयर में हम पे ऑफ कर देंगे। अब आते हैं एसेट्स। एसेट्स में देखो क्या है, एक होगा नॉन करेंट एसेट्स, एक होगा करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब दूसरा नाम क्या हो जाता है मेरा, फिक्स एसेट्स, इसमें टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। और करंट एसेट्स का मतलब मेरा वो एसेट जो 6 महीना 1 साल के अंदर मेरा कैश में लिक्विड हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी हमको कुछ चीज समझाना तुम लोग, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट तुम लोग को याद रखना है। फॉर्मेट याद रखने के बाद तुम्हारा जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है और कॉमन साइज स्टेटमेंट है उसको बनाना है। ये फॉर्मेट याद रखें, ये फॉर्मेट वहां बहुत काम देगा। और बैलेंस शीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट तुम्हारा हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। सबसे पहला आता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये मेरा क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल मेरा क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, वो सेंटर। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। इसके बाद अदर इनकम। देखो ये हम लोग ना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और ये जो इनकम है, ये जो इनकम है अदर्स इनकम, इसको हम लोग कहां लेते थे, इसको हम लोग लेते थे पीएल का क्रेडिट साइड में। बट अब यहाँ फॉर्मेट चेंज है, हम लोग स्टार्टिंग में ही जो भी इनकम है उसको जोड़ देंगे। पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, और दूसरा मेरा अदर्स इनकम, वो दोनों को हम जोड़ के कहां लिख देंगे, टोटल रेवेन्यू के अंदर। इसके बाद जितना भी एक्सपेंसेस है वो सारा एक्सपेंसेस को हम लोग माइनस लिख देंगे, तो मेरा आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। इसके बाद उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, देखो टोटल जो इनकम आया ए और टोटल जो एक्सपेंसेस आया बी, ए माइनस बी कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा मेरा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स। इसके बाद इनडायरेक्ट इनकम, दोनों को जोड़ देंगे, मेरा आ जाएगा टोटल इनकम। इसके बाद सारा खर्चा को हम लोग जोड़ के लिखाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। फिर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम टैक्स को माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किसी को डाउट हो तो बोलो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। किसी को कोई डाउट हो जब बोलो, पूछो, वरना हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। नो डाउट सर, चलो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, तो देखो बिजनेस ना हमेशा एक गोल सा साइकिल में रोटेट करते रहता है, हमेशा, ईच एंड एवरी डे और ईच एंड एवरी ईयर, ठीक है। कोई बिजनेस जो है वो हमेशा राउंड राउंड घूमते रहता है। सबसे पहले देखो स्टार्ट कहां से, सबसे पहले स्टार्ट होता है कैश से। आप पहले कैश का जुगाड़ करते हो, उससे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीद के आप क्या करोगे, उससे आप सामान बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे। जब प्रोडक्शन करोगे, जब आप प्रोडक्शन करोगे तो सामान क्या होगा, पहले वर्किंग प्रोग्रेस होगा। वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब सामान आधा बना हुआ, उससे फिर क्या हो जाएगा, फिनिश गुड, सामान बन के रेडी हो गया, ठीक। तो कैश से स्टार्ट हुआ, उससे हम रॉ मटेरियल खरीदे, रॉ मटेरियल बनाना स्टार्ट किए, पहले आधा बना, अब जब आधा बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, वर्किंग प्रोग्रेस। जब पूरा बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स होने के बाद हम सेल करेंगे। अच्छा, डेबिट कर देंगे कलेक्शन को, क्रेडिट कर देंगे पेमेंट को। जो भी मेरा आ जाएगा नेट कैश, उसको हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन ऑफ इनकम। और फिर वो इनकम क्या हो जाएगा, कैश में ही रहेगा। फिर हम लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे। मतलब देखो ये गोल सा एक सर्कल बना, पहले कैश आया, उससे रॉ मटेरियल लिए, फिर उससे सामान बनाया, फिर सामान को बेचे, बेचने के बाद फिर कुछ पेमेंट करना था पेमेंट कर दिए, कुछ रिसीव करना था रिसीव कर दिए, जो कैश आया मेरे पास, फिर रॉ मटेरियल खरीदे, फिर वही प्रोडक्शन।
फिर वही सामान बना, फिर वही बिकेगा, फिर वही रियलाइजेशन होगा, मतलब ऐसे गोल सा घूमते रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर और नॉट? सबको समझ में आया ये वाला टॉपिक? डेप्थ कलेक्शन बहुत सिंपल, देखो सुनो सुनो, सामान मेरा बन के रेडी है, सामान मेरा बन के रेडी है, ठीक है, सामान मेरा बन के रेडी हो गया, आप उसको सेल करोगे। जब सेल करोगे, सुनो, जब सेल करोगे तो आप डेबिट करोगे जो भी आप पैसा रिसीव कर रहे हो। अगर कोई डेटर हमको पैसा देता है तो हम उसको पेमेंट रिसीव क्या करते हैं, एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो मतलब हम लोग डेबिट किए ना, मतलब यहाँ पे हम डेबिट कर दिए ना, तो डेबिट कर दिए। दूसरा, फिर हम क्या करेंगे, जब हम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। मान लो हम पेमेंट करें नीतीश को, तो नीतीश अकाउंट डेबिट, नीतीश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सामान बनने के बाद जब हम सेल करेंगे, जो या तो कुछ पैसा हम रिसीव करेंगे या फिर कुछ पैसा हम पेमेंट करेंगे। जब पैसा हम पेमेंट करेंगे, सुनो ध्यान से, जब पैसा हम पेमेंट करेंगे, जब पैसा हम पेमेंट करेंगे ना, तो मेरे पास कैश दिख जाएगा, मतलब क्रेडिट हो गया, और जब पैसा रिसीव करेंगे तो कैश डेबिट हो गया। अब उसी से हम लोग को एडलेस करके मेरा आ जाएगा रियलाइजेशन ऑफ इनकम। ठीक, मतलब एडलेस कर दी, जो पैसा मेरा बच गया, जो रियलाइज मेरे पास हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैश में कन्वर्ट। कैश में कन्वर्ट है तो सर फिर से रॉ मटेरियल खरीदो, फिर से सामान बनाओ, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आया सबको? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम लोग को मन में तो क्वेश्चन आया होगा, सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, एडवांटेज पढ़ा है नहीं, इंपॉर्टेंस पढ़ा है नहीं। ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए ना, वही ऑब्जेक्टिव की भी ऑब्जेक्टिव ही इंपॉर्टेंस है, वही ऑब्जेक्टिव ही आपका एडवांटेज है। हम लोग को पढ़ना पड़ेगा डिसएडवांटेज। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, इट इज अ स्टेटमेंट और इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। आप उन चीजों का हिसाब रख रहे हैं जो हिस्टोरिकल है, मतलब बीता हुआ कल का है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, अफेक्टेड बाय एस्टिमेशन। आप इसमें जो एस्टिमेट लगा रहे हो ना, क्या गारंटी है कि वो सही होगा, क्या गारंटी है कि वो सही होगा? सही नहीं भी हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। देखो लिखा हुआ इसलिए, इट लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप खुद को, सुनो, खुद को अगर आप एक तो टारगेट दे दिए, मान लो आज हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं, और तो हम एस्टिमेट किए कि हमको कल 3 घंटा पढ़ना है। अगर आप ये चीज एस्टिमेट कर दिए ना, तो अब आप ना सिर्फ 3 ही घंटा पढ़ोगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ोगे। अब आप सिर्फ 3 ही घंटा पढ़ोगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आप ये चीज को एस्टिमेट कर लिए, कुछ भी चीज को एनालाइज करके एस्टिमेट कर लिए और फिक्स कर लिए कि आप तो हमसे अगर होगा तो इतना ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। चौथा नंबर, क्वालिटेटिव एलिमेंट आर इग्नोर्ड। किसी भी बिजनेस के अंदर जब भी हम लोग रिकॉर्ड्स रखते हैं, जब भी फाइनेंशियल अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स, क्वालिटी ऑफ मेंटल और फिजिकल एफर्ट को रिकॉर्ड करना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं कितना का रॉ मटेरियल आया,
हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड क्या करते हैं, कितना हम लोग सैलरी पेमेंट किए, हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं कि कितना रुपया मेरा खर्चा हुआ। बट द क्वालिटी ऑफ लेबर आई गेट, ये कौन रिकॉर्ड करेगा? द क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स आई गेट फ्रॉम द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है वो क्या क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स हमको दे रहा है, हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये एक है। उसके बाद इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, मतलब इकोनॉमिक्स जो पढ़ता होगा वो लोग को मालूम है कि हर साल पिछले साल से ज्यादा इनकम, ज्यादा सामान का दाम बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस लेवल, प्राइस लेवल का चेंजेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस लेवल का चेंजेस। तो प्राइस लेवल का चेंजेस का मतलब सर, पिछले साल आप जितना प्रॉफिट किए थे, मान लो इस साल से इस साल उससे 10% ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप कह रहे होगे वाओ व्हाट द ग्रेट डील, हम लोग 10% प्रॉफिट कर रहे हैं पिछले बार से ज्यादा। बट आप ये चीज इग्नोर कर दिए कि पिछले बार जितना भी सामान का दाम था इस बार उससे ज्यादा है। मतलब पिछले बार अगर आप 100 रुपए में सामान बेच रहे थे तो अभी तो आप 105 में सामान बेच रहे हो, मतलब 5 रुपया आप प्राइस भी बढ़ा दिए हो हर चीज का, तो भाई प्रॉफिट तो बढ़ना ही था, बट आप उससे खुश हो गए। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर जब भी हम लोग अकाउंट्स करते हैं तो हम लोग इस प्राइस लेवल को इग्नोर करते हैं कि अगर 2024 से 2025 से 2026 में मेरा जो इनकम था ना, वो 10% बढ़ा और महंगाई जो है वो 6% बढ़ा, तो अभी तुम लोग सोच के बताओ, ये जो 6% मेरा महंगाई बढ़ा वो तो मेरा प्रॉफिट को खा गया ना। मेरा एक्चुअल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 4%, तो 4% लेकर खुश रहो। बट अकाउंट्स में हम लोग ये सब चीज को इग्नोर करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसएडवांटेज क्या हो गया? सबसे पहला कि ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखता है, बीता हुआ कल का रिकॉर्ड रखता है। दूसरा, इसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है कि आप जो एस्टिमेट कर लिए फिर उससे ज्यादा आप काम करने का चेष्टा नहीं करते हो, या फिर कोशिश भी नहीं करते हो, करते भी नहीं कि भाई हम तो कोई चीज प्लान किए, कोई चीज निकाले तो वो एस्टिमेट करके निकाले, तो अब क्या? तो फिर अब क्या? फिर क्वालिटी ऑफ एलिमेंट, हम लोग क्वालिटी ऑफ एलिमेंट को भी इग्नोर करते हैं। और लास्ट, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल में जो चेंजेस होता है उसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। What do you mean by internal user? What do you mean by external user? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर में क्या अंतर है? यूजर मतलब क्या है? आप जो अपना फाइनेंशियल पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओगे, इसको कोई पढ़ने वाला, कोई समझने वाला, कोई एनालाइज करने वाला चाहिए। इसको कोई पढ़ने, समझने और एनालाइज करने वाला चाहिए। तो ये एनालाइज कौन करेगा? ये एनालाइज कौन करेगा? जो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग यूजर। A person who are interested to analyze your financial statement is known as accounting user। आपके बिजनेस का जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी बंदा, जो भी पर्सन उसको पढ़ने में, उसको समझने में इंटरेस्टेड होगा, आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे अकाउंटिंग यूजर्स। अभी अकाउंटिंग यूजर्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन होगा? ओनर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज गलती दिया हुआ है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर भी इधर ही आएगा। इंटरनल यूजर मतलब क्या है? तुम्हारा बिजनेस का खुद का आदमी, अपना आदमी, अपना आदमी, अपने घर का आदमी, उसको बोलेंगे इंटरनल यूजर। और जो बाहर का रहेगा उसको बोलेंगे एक्सटर्नल यूजर, जो आज है कल चेंज भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? तुम्हारा इंप्लॉई, तुम्हारा गवर्नमेंट हो सकता है, टैक्स अथॉरिटी हो सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर लोग, जो ऑफिसर था वो लोग, क्रेडिटर, बैंक, इन्वेस्टर,
ठीक है, रिसर्चर पब्लिक की मेरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल यूजर। तो इंटरनल का मतलब घर का लोग, मेरा बिजनेस के अंदर का लोग, और एक्सटर्नल मतलब बाहर का लोग। मतलब आपका बैलेंस शीट, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पढ़ेगा, अगर वो पढ़ने वाला आपके बिजनेस का बाहर का है, आपका मैनेजमेंट से बाहर का है, आपका डिसीजन मेकिंग जो यूनिट्स होता है उसके बाहर का है, तो आप उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। अदरवाइज बाकी जो लोग बिजनेस के अंदर, उसको इंटरनल बोलेंगे। चलो ध्यान दो। अच्छा, अभी अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ भी बोलना है, वहां पे देखो हाथ रेस करने का एक ऑप्शन आ रहा है, एक हाथ रेस करने का एक ऑप्शन आ रहा है, एक हाथ रेस करने का ऑप्शन आ रहा है। तुम लोग जब जाओगे वहां पे हाथ रेस करने का ऑप्शन आ रहा है ना, वहां पे हाथ रेस करो कोई, और किसी को कोई अगर डाउट्स पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये एक लिस्ट है। लिस्ट क्या है? लिस्ट ये है कि, हाँ रोहित बोलो, बोलो। छोड़ो, चलो देखो यहाँ, ये एक लिस्ट मैंने बना के दे दिया है तुम लोग को, मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगा। ये बस एक लिस्ट है कि कौन सा आइटम बैलेंस शीट के कौन सा मेन हेड में और कौन सा सब हेड में आएगा। जैसे कॉल्सिन एरियर, ये शेयर से रिलेटेड है ना, ये कहां चल जाएगा, शेयर होल्डर फंड में। शेयर फॉर फ्यूचर, जब आप शेयर को कैंसिल करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर, ये मेरा किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्विटी शेयर, शेयर होल्डर फंड में। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस किस में आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस किस में आ जाएगा, करेंट लायबिलिटी में। तो ये एक लिस्ट बना के मैंने दे दिया है, एक बार तुम लोग पढ़ लेना। जैसे देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स किस में आ जाएगा, करेंट लायबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आएगा, करेंट लायबिलिटी में। ये सारा चीज को एक बार तुम लोग खुद से देख लेना, हेड है सारा। अब आते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम लोग आते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, देखो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन। आपके बिजनेस के अंदर जो भी प्रोज एंड कॉन्स है, जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, उसको जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके बैलेंस शीट, आपके पीएल अकाउंट को स्टडी किया जाए, उसको जाना जाए, समझा जाए, ताकि आप इन फ्यूचर उसी से अपना फ्यूचर सेट कर पाए, अपना फ्यूचर को ग्रोथ कर पाए। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ एनालाइजिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग और फ्यूचर इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, सिंपल सा बात है। देखो यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव और व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर व्हाट आर द मेन गोल बिहाइंड द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू अंडरस्टैंड एंड डिसीजन मेकिंग, टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग। याद रखना, तुम्हारे अकाउंट्स को समझने के लिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, और डिसीजन मेकिंग लेने के लिए। क्लियर और नॉट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या टूल्स आता है? फर्स्ट वन इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, सेकंड वन रेशियो एनालिसिस, एंड थर्ड वन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे।
कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है? बहुत सिंपल, देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट नाम से याद रखना, व्हेन यू कंपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ योर प्रीवियस ईयर, ठीक है, द स्टेटमेंट इज नोन एज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर के साथ करेंट ईयर को कंपेयर कर रहे हो, उसको आप बोलोगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और जब बात आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो आप करेंट ईयर का सेल्स के साथ बाकी चीजों को कंपेयर कर रहे हो, टोटल एसेट्स के साथ बाकी चीजों को कंपेयर कर रहे हो, टोटल लायबिलिटी के साथ बाकी चीजों को कंपेयर कर रहे हो। क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप ये देखना चाह रहे हो कि आपका जितना सेल्स हुआ है ना, वो सेल्स के अकॉर्डिंगली आपका कॉस्ट कितना है, सेल्स के अकॉर्डिंगली आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, सेल्स के अकॉर्डिंगली आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, सेल्स के अकॉर्डिंगली आपका टैक्सेस कितना जा रहा है, सेल्स के अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। एक एग्जांपल देके मैं बताता हूं, मान लो अगर तुम लोग को 1 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख का तुम्हारा सेल्स हुआ है, और तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो 10,000, तो अगर प्रॉफिट सर 10,000 है, अगर प्रॉफिट 10,000 है, तो तुम लोग हमको एक बात बताना, प्रॉफिट 10,000, सेल्स 1 लाख, तो कितना परसेंटेज है? 10% ना सर, प्रॉफिट तो 10% होगा ना। ये आप क्या किए? ये आप किए कॉमन साइज स्टेटमेंट, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे आप कंपेयर कर रहे हो अपना सेल्स के साथ इंटायर योर इनकम स्टेटमेंट, या फिर एसेट्स के साथ इंटायर योर एसेट्स स्लैब्स, जो भी एसेट का स्लैब रहता है, जो भी एसेट्स का रहता है, वो चीज को आप कंपेयर कर रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये दोनों का पहले डिफरेंस तुम लोग को समझ में आया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? कॉमन साइज स्टेटमेंट विद सेल्स इंटायर, हाँ, इंटायर इनकम को, इंटायर जो हम लोग इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो इंटायर थिंग्स को हम लोग सेल से कंपेयर करेंगे, जबकि अगर हम लोग बैलेंस शीट का हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हम लोग क्या कंपेयर करेंगे? मेरा टोटल एसेट्स के साथ सब, ठीक है। अभी ना थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट बट जानने के लिए टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ लो। कितने टाइप का होता है? एक होता है इंटरनल एनालिसिस, एक होता है इंटरनल एनालिसिस। सर इंटरनल एनालिसिस होता क्या है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना। इंटरनल एनालिसिस का मतलब होता है कि जब आपके बिजनेस के अंदर जब आपके बिजनेस के अंदर आप इंटरनली कुछ एनालिसिस कर रहे हो, क्या लिखा हुआ है यहाँ समझना। एक्सटर्नल एनालिसिस, external analysis conducted by those who are not have access to detailed records of an enterprise, therefore have to depend on published account। मतलब कि अगर आपके हाथ में, अगर आप मैनेजमेंट में नहीं हो, आप बाहर के लोग हो, आप चाहते हो इसका कोई एनालिसिस किया जाए, तो आप वेट करोगे ना कि कोई कंपनी है वो अपना स्टेटमेंट्स कब इशू कर रहे हैं। जब वो कंपनी अपना स्टेटमेंट इशू करेगा, फिर तुम उस कंपनी का स्टेटमेंट लेके बैठोगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम तुमको देकर बता रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ना, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल हुआ होगा, 1 साल पहले, 1 साल पहले अडानी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया। क्या आया पता है? कि ये कंपनी तो डूब जाएगा, ये कंपनी तो फ्रॉड है। अडानी ग्रुप कंपनी, अडानी इतना बड़ा कंपनी, उसको तो फ्रॉड है। उसका शेयर का दाम बहुत गिर गया था उसी उसी टाइम पे। क्यों गिर गया था?
क्योंकि कोई बाहर का कोई इंस्टीट्यूट था, वो क्या किया, अडानी का बैलेंस शीट, अडानी का तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, अडानी का इनकम स्टेटमेंट, अडानी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारा चीज से लेके वो लोग एक तो एनालिसिस किया, करके बताया कि भाई ये कंपनी तो डूब जाएगा, ये कंपनी तो अब चलने वाला नहीं है, आप पॉसिबल नहीं है कि उसको कोई चला पाएगा, ये कंपनी डूब जाएगा। तो अभी हमको एक चीज समझा देना, क्या वो इंटरनल एनालिसिस था कि एक्सटर्नल एनालिसिस था? वो था एक्सटर्नल एनालिसिस। अच्छा, ये किसके किसके द्वारा किया जाता है? दिस सच टाइप ऑफ एनालिसिस मेड बाय इन्वेस्टर, लैंडर, क्रिएटर, रिसर्चर, स्कॉलर, एजेंसीज। गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है या फिर जो रिसर्च कर रहा है कंपनी के ऊपर वो लोग के द्वारा। इसके बाद इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस का मतलब बहुत सिंपल सा बात है, आपके कंपनी के अंदर आपको एक्सेस है, आपको अकाउंट्स बनाना है, वो लोग एनालिसिस जो करेगा, मतलब जो आप रेशियो एनालिसिस करोगे अगर बिजनेस के अंदर आप कर रहे हो तो इंटरनल एनालिसिस, और आप किसी दूसरे कंपनी का कर रहे हो, कोई दूसरे देश का कंपनी का कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस। फिर आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जब हम लोग एनालिसिस करते हैं हॉरिजॉन्टली तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकली इसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज समझ लो, एक चीज यहाँ समझ लो, जो क्या लिखा हुआ है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कैसे? करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, सॉरी उल्टा लिख दिया हम, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और परसेंटेज। तो हम लोग इसके साथ इसका कंपेयर करें ना, जब हम लोग फॉर्मेट बनाते भी थे, याद रखो, जब हम लोग फॉर्मेट बनाते थे तो फॉर्मेट कुछ ऐसा था, पर्टिकुलर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और परसेंटेज। तो हम हमेशा क्या कर रहे हैं, यहाँ अगर एसेट्स लिखा हुआ है 10,000, 8,000, तो हम इसके साइज का कंपेयर करके यहाँ लिख रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एच। और यही अगर यही सेम चीज अगर हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट में देखें तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल एसेट्स के साथ इसका कंपेयर, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल। देखो इसके साथ इसका कंपेयर हो रहा है, मतलब वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल। सबको ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर तुमसे बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किसको बोलते हैं, तुम लोग आंसर क्या आएगा? या डायनेमिक एनालिसिस किसको बोलते हैं? तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और कॉमन साइज स्टेटमेंट मेरा क्या है? वर्टिकल। याद रहेगा? तो चलो फिर चार टाइप हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहला टाइप क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एनालिसिस, जो दूसरा कंपनी के लोग करेंगे या दूसरा कंपनी का एजेंसीज करेगा, गवर्नमेंट करेगा, जिसके पास कंट्रोल नहीं है, जिसके पास कंट्रोल है ही नहीं मेरे कंपनी का, नहीं डेटा का। हम जो डेटा पब्लिश करेंगे उस डेटा को देख के, उस डेटा से वो लोग एनालाइज करके बताएगा कि भाई आपके कंपनी में ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, या फिर ये चीज है। उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस का मतलब कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर अगर आप कुछ प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उसका आप एक एनालिसिस करते हो, कंपनी के अंदर भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक एनालिसिस, और वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो साइड बाय साइड, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, हॉरिजॉन्टली है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस? वी मस्ट से दैट कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। वर्टिकल मतलब सेल्स कितना, सेल्स से बाकी सब, टोटल एसेट से बाकी सब। ये क्या हो रहा है, ये कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है? ये हो रहा है वर्टिकल में। तो वर्टिकल का क्या हो जाएगा? कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है। इसके बाद देखो क्या दिखा हुआ है, इसके बाद
इसके बाद दिया हुआ है इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, इंटर फॉर्म कंपैरिजन, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, इंटर फॉर्म कंपैरिजन. A comparison of financial variables of an enterprise over a period of time is known as intra-firm comparison. It is also known as time series analysis and trend analysis. अगर आपके बिजनेस के अंदर सेल्स 2024 में 1 करोड़ का था, 2025 में 1.2 CR, 2026 में 1.5 CR. तो ये जब भी आप एनालिसिस करोगे, ये जब भी आप एनालिसिस करोगे तो ये एनालिसिस क्या हो जाएगा, बिजनेस के अंदर अंदर वाला ही चीज जो है सेल्स, परचेज, ठीक है, प्रॉफिट, आप उसी का एनालिसिस कर रहे हो. उसको हम लोग बोलते क्या है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि टाइम सीरीज एनालिसिस किसको बोलते हैं, कि समय के साथ साथ बिजनेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स है उसको जब हम कंपैरिजन करेंगे आपस में तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन. इट इज आल्सो नोन एज ट्रेंड एनालिसिस. ये तुम लोग जब जाओगे कॉलेज में तो ये चैप्टर है एक, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट. इसके बाद आता है इंटर फर्म कंपैरिजन. इट कंपेयर्स द फाइनेंशियल वेरिएबल्स of two or more enterprises or firm to determine their competitive position. अच्छा, इंट्रा, इंट्रा मतलब बिजनेस के अंदर वाला चीज, बिजनेस के अंदर वाला चीज. इंटर, ए वर्सेस बी. तुम मेरे सामने कहाँ स्टैंड करता है, ए वर्सेस बी. क्लियर हुआ, क्लियर हुआ. अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्टोरल या सेक्टरल, क्रॉस सेक्टरल एनालिसिस. क्लियर हुआ ये चीज. तो ये 6 चीज पढ़ लेना. इसके बाद डिसएडवांटेज. अच्छा, डिसएडवांटेज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे भी देखने मिलेगा कि ये एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है, ये एक ऐसा एनालिसिस है जिसको हम लोग प्राइस लेवल को इग्नोर करते हैं, क्वालिटी को इग्नोर करते हैं, सेपर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑब्वियस सा बात है, अगर कुछ कमियां, कुछ बुराइयां फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा तो उसका एनालिसिस में भी वो चीज होगा ना. नॉट फ्री फ्रॉम बायस और विंडो ड्रेसिंग. नॉट फ्री फ्रॉम बायस, नॉट फ्री फ्रॉम बायस का मतलब समझ में आया कि जब भी आप एनालिसिस करोगे, आप भाई अपने बिजनेस के लोग हैं, अपना मैनेजमेंट है, सब कुछ खुद का ही है, आप अपना ही चीजों को एनालाइज कर रहे हो, तो बहुत रेयर चांस है कि आप उसमें कमी खोज पाओ. इंसान खुद के अंदर कमी ना बहुत मुश्किल से खोजता है. सब क्या सोचता है, भाई हम तो परफेक्ट हैं, हम तो गलती कर ही नहीं सकते हैं, हम तो कभी कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, हमसे तो गलती हो ही नहीं सकता है. इंसान को अपना कमी दिखता है क्या, इसलिए उसको बोलते हैं बायस. खुद के लिए बोलता है बायस. जैसे कभी कभी हम कभी ए के जगह बी लिख दिए, तुम लोग बोलता नहीं है सर 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 ए होगा, ए होगा. हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अरे हम तो देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं. तो ये जो देखना, ये क्या हुआ, ये बोला बायसनेस, अपना गलती को ना मानना. तो ऐसे जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस भी करेंगे तो उसमें सारा टॉप मतलब जितना भी हम लोग का चीज रहेगा, जो भी चीज रहेगा, तो सब खुद से रिलेटेड है भाई. तो हम बहुत रेयर केस है कि उसमें हम डिफॉल्ट या गलत चीज निकाल पाए, थोड़ा सा बायसनेस रहता है स्टेटमेंट में. तो ये सारा मेरा हो गया थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो. अरे पूछने वाला बात नहीं है, नोट्स में मैं ये वाला भेज दे रहा हूँ क्लास ग्रुप में, उसको एक बार देख लो बढ़िया से, पहला चीज. और दूसरा चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहला तो तुम लोग को पढ़ना है, दूसरा 20 मिनट के बाद, अभी 20 मिनट में आधा घंटा तुम लोग को दे रहे हैं, आधा घंटा, आधा घंटा के बाद तुरंत हम लोग अभी आएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. तब तक के लिए थोड़ा सा पानी वानी पी लो बढ़िया से, तब तक के लिए थोड़ा पानी वानी पी लो बढ़िया से, ठीक है. और सर ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से बता दीजिए. ऑब्जेक्टिव बाबू किसका ऑब्जेक्टिव बता दे, बोलो बोलो फटाक से, एक बार रिवीजन कर देंगे. ऑब्जेक्टिव चलो फिर से बता दे रहे एक बार. ऑब्जेक्टिव, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाओगे.
आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाओगे? सबसे पहले कि आप एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। दूसरा, आपका प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है वो जान पाओ। तीसरा, आप डिस्क्लोज करोगे फाइनेंशियल पोजीशन को, आप डिस्क्लोज करोगे फाइनेंशियल पोजीशन को, ठीक है। तीसरा, एक सफिशिएंट और इफेक्टिव इंफॉर्मेशन दोगे, कौन सा तुम्हारे इकोनॉमिक जो भी यूजर है या फिर जो अकाउंटिंग यूजर है वो लोग को ट्रू एंड फेयर वैल्यू बिजनेस का बता पाओगे, जो भी डिसीजन मेकिंग है वो ले पाओगे बढ़िया से, इन फ्यूचर क्या होने वाला है उसका फॉरकास्ट कर पाओगे, सारा चीज को डिस्क्लोज करोगे पॉलिसीज को, और लास्ट बिजनेस तुम्हारा कितना एफिशिएंटली चल रहा है उसको दिखाओगे। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव।